So let's go for section 136, which talks about right of members for getting copies of audited financial statement. तो आपको इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में सारी चीजें समझाई हुई है, इधर वो लिखा हुआ है, वही चीजें यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाया हुआ है, वही वापस डिटेल्ड मैनर में समझाया हुआ है। तो एक बार यहाँ पे, दूसरी बार फ्लो चार्ट में है, और तीसरी बार वापस डिटेल लिखा हुआ है। ओके, व्हाट इट ट्राइज टू से, है ना, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, consolidated financial statements, audit report and other documents। financial statement के साथ अटैच होने वाले बाकी सारे documents are supposed to be sent to every member, trustee of debenture holders and other persons। other persons में auditor, director, है ना, bankers, government, ये सब लोग भी आते हैं। What is the time limit? At least 21 days before the annual general meeting। annual general meeting के minimum 21 days पहले आपको ये कॉपी भेजना है ना। और हमेशा ऐसा होता है कि जब भी आप AGM बुलाने वाले, you are going to call the AGM, उसके लिए आप नोटिस देने वाले, जिसके लिए हमने पढ़ा है 21 क्लियर डेज। सिर्फ 21 डेज नहीं, क्या पढ़ा है, 21 क्लियर डेज नोटिस। तो जब भी आप ये नोटिस भेजोगे ना, तो नॉर्मली एक बुक होगा, जो बुक को हम बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। जिसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग। उसके इनिशियल पेजेस में नोटिस होता है और एंड के पेजेस में प्रॉक्सी फॉर्म होता है। ओके, मतलब आपका तीनों काम एक साथ हो गया। आपने नोटिस भी भेज दिया, एनुअल रिपोर्ट भी भेज दिया और प्रॉक्सी फॉर्म भी भेज दिया। ओके, और एवरीथिंग इज डन एट वंस। और उसमें हम लोग ऑलवेज ये वाला गाइडलाइन फॉलो करते हैं, 21 क्लियर डेज नोटिस। ओके, किसको भेजना है, क्या भेजना है, कब भेजना है। ओके, हाउ इट इज एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ये कौन सा होगा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विच इज हैविंग नेटवर्थ मोर देन 1 करोड़ एंड लिखा हुआ है टर्नओवर मोर देन 10 करोड़। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उनको कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक मोड में कॉपी डिस्पैच करना पड़ेगा, अदरवाइज फिजिकल। अगर लिस्टेड कंपनी इलेक्ट्रॉनिक की जगह फिजिकल करना चाहे तो भी चलेगा, बट दे हैव टू मेक श्योर कि वो ज्यादातर केस में इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही जाए। ओके, इट शुड गो इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड। कैसे जाएगा, आपका जो ईमेल है उस पे आपको कॉपी आ जाएगा, या तो आप कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, इफ इट इज प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट। कंपनी का वेबसाइट होगा तो, और कंपनी की वेबसाइट पे रखा होगा तो। okay? This is how copies of audited financial statement are sent। okay? वापस वही का वही चीज इधर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड अदर स्टेटमेंट्स। ये सारी चीजें आपको भेजनी है हर एक मेंबर, ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर पर्संस एट लीस्ट 21 days बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ डेज से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन है, आपको मेंशन करना हो तो आप अपनी बुक में मेंशन कर सकते हो। किससे रिलेटेड एक्सेप्शन है, नंबर ऑफ डेज से रिलेटेड।
कि अगर आप 21 डेज से कम टाइम पीरियड रख के उनको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजते हो तो कौन से केस में वो अलाउड होगा, इन विच केसेस इट वुड बी अलाउड। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है, कंपनी इज विथ शेयर कैपिटल, तो जिनके पास 95% या उससे ज्यादा शेयर कैपिटल है उन लोगों ने अग्री कर दिया कि ठीक है आप 21 डेज से कम नोटिस दोगे तो भी चलेगा। जहां पे शेयर कैपिटल नहीं है वहां पे 95% जिनके पास वोटिंग पावर है उन्होंने एग्री कर दिया, तो आप 21 डेज से कम टाइम पीरियड में नोटिस भेजोगे तो भी चलेगा। इज इट ओके? इट शुड बी अग्रीड बाय द मेंबर्स। यहाँ पे शेयर कैपिटल का 95% है, यहाँ पे वोटिंग पावर का 90% है। ओके, आई एम नॉट गोइंग इनटू द वर्डिंग्स ऑफ द सेम, मैंने जो बताया है वही लिखा होगा। ओके, in the case of listed company, okay, if they make the financial statement available for inspection at registered office, ये किसके लिए है? लिस्टेड कंपनी के लिए। वो क्या करते हैं? they make the financial statement available for inspection at least 21 days before the annual general meeting at रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। ओके, और इसका एक समरी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं अ स्टेटमेंट विथ सेलिएंट फीचर्स इज गिवन टू एवरीबॉडी, मतलब एवरी मेंबर, ट्रस्टी, अदर पर्सन, जिसको जिसको भी इसका कॉपी जाना चाहिए था, तो हम कॉपी नहीं भेज रहे हैं। वी आर नॉट सेंडिंग द कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रजिस्टर्ड ऑफिस पे इंस्पेक्शन के लिए 21 डेज बिफोर से ओपन कर दिया है। बिफोर 21 डेज ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग हमने इसको ओपन कर दिया है कि किसको भी आके देखना हो देख सकते हैं। ओके, और उसके जो सेलिएंट फीचर्स वाला एक समरी फॉर्म होगा वो हमने बाकी सब लोगों को भेज दिया है। तो जिसको जिसको भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉपी जाना चाहिए था उनको हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भेजा, सेलिएंट फीचर्स वाला एक समरी डॉक्यूमेंट भेज दिया। ओके, तो वो चलेगा। इफ यू हैव नॉट सेंट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द रिस्पेक्टिव पर्सन्स। लास्ट में एक सेंटेंस लिख के इन लोगों ने थोड़ा मजा बिगाड़ दिया, ये वाला, unless the shareholders ask for full financial statements। मतलब आपके पास समरी आया और आपने बोला कि समरी नहीं चाहिए हमको, फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, कॉपी चाहिए हमको, तो कंपनी को वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपको समरी भेजा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर नॉट अफेक्टेड बाय दैट थिंग। ठीक है, समरी तो समरी, बाकी हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे आपको जो भी पढ़ना है। ओके, और कंपनी इंस्पेक्शन के लिए 21 डेज बिफोर रजिस्टर्ड ऑफिस पे ओपन रखता है। इट इज अ सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 136। मूविंग फर्दर, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट विशेस सो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो कुछ और कंपनीज को प्रिस्क्राइब कर सकती है बेस्ड ऑन नेटवर्थ एंड टर्नओवर। तो किया हुआ है ना, हैविंग टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ एंड नेटवर्थ मोर देन 1 करोड़, तो उनको आपने मैनर ऑफ सर्कुलेशन के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है कि इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजना है। हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था। प्रोवाइडेड फर्दर, अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी अपनी वेबसाइट पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लेस कर देता है
है ना, इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज फाइन। वेबसाइट होगा तो की बात है, नहीं होगा तो आपको कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट है सब्सिडरीज के बारे में। ओके, अगर किसी भी लिस्टेड कंपनी का सब्सिडरी या सब्सिडरीज है तो उनको अपनी वेबसाइट पे हर एक सब्सिडरी का, देखो आप अपना मतलब होल्डिंग कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो करोगे ही, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी करोगे, ये तो सबका कलेक्टिव है। ऐसा नहीं, होल्डिंग कंपनी की 4 सब्सिडरी हैं तो आपने अपना फिर सबका ये तो किया हुआ ही है, अब ये भी करना पड़ेगा। S1 अलग, S2 अलग, S3 अलग, S4 अलग, मतलब 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे। एक होल्डिंग कंपनी का स्टैंड अलोन, फिर दूसरा कंसोलिडेटेड, और सब्सिडरीज का स्टैंड अलोन, ये भी करना पड़ेगा। ओके, अगर कोई शेयर होल्डर डिमांड करे तो उनको कॉपी भी देना पड़ेगा। डिमांड नहीं करता है तो वेबसाइट पे रखोगे चलेगा, वहां से पढ़ लो। ओके, next 2 provisions are applicable to foreign subsidiary. Okay, a listed company which is a subsidiary incorporated outside India, इंडियन लिस्टेड है और इंडिया के बाहर उसका एक सब्सिडरी है, मतलब इंडियन कंपनी होल्डिंग है और फॉरेन कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, तो उसके लिए किस तरह से प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। अगर when such foreign subsidiary is compulsorily required to prepare CFS under any law of the country of its incorporation, जिस कंट्री में वो इनकॉर्पोरेट हुआ है उस कंपनी के लॉस के अकॉर्डिंग उस फॉरेन कंपनी को भी CFS बनाना पड़ता है। They are required to prepare CFS. Then this provision, that is section 136, shall be made, मतलब वो फुलफिल हो चुका है अगर, यहाँ से पढ़ेंगे, if CFS of such foreign subsidiary is placed on the website of listed company, मतलब फॉरेन सब्सिडरी का जो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो लिस्टेड कंपनी अपनी वेबसाइट पे रख देगा, मतलब ये सफिशिएंट कंप्लायंस हो गया ऐसा मान लेंगे। okay? अगर उस फॉरेन सब्सिडरी को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है अंडर द लॉज ऑफ दैट कंट्री, किसी पर्टिकुलर कंट्री जहां से वो फॉरेन सब्सिडरी बिलोंग करता है वहां पे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है, तो उस फॉरेन सब्सिडरी के अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप रखोगे तो भी चलेगा। Even if you put unaudited financial statement on a website, that is fine, but you have to make sure that it is in English language. मतलब अगर फॉरेन सब्सिडरी ने इंग्लिश लैंग्वेज में अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्होंने किसी और लैंग्वेज में इसको बनाया है तो आपको उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर उसको अपनी वेबसाइट पे रखना है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जो सेक्शन 8 कंपनीज हैं वहां पे 21 डेज की जगह 14 डेज एप्लीकेबल हो जाएगा। जहां जहां पे भी 21 डेज लिखा होगा उसकी जगह सेक्शन 8 मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज होती हैं उनके लिए 21 डेज की जगह 14 डेज में वो नोटिस भेजेंगे तो भी चलेगा। ओके,
ये है निधि कंपनी से रिलेटेड। ओके, जहाँ पे मेंबर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ अमाउंट और वो बाकी के मेंबर्स के लिए यूज होता है। ओके, तो ऐसे लोग जिनके पास 1000 या उससे कम की फेस वैल्यू के शेयर हैं, ओके, या तो जिनके पास लेस देन और इक्वल टू 1% ऑफ शेयर कैपिटल है, निधि कंपनी के मेंबर हैं, और ऐसे मेंबर हैं जिनके पास 1000 या उससे कम रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर्स हैं, या तो आपके पास कंपनी का 1% से कम शेयर कैपिटल है। ओके, इन लोगों को सेपरेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। दे आर नॉट सपोज्ड टू सेंड अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू दीज मेंबर्स इन अ सेपरेट मैनर। इनके लिए न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टीजमेंट दे दिया। कौन से न्यूज़पेपर में? जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है और वहां पे सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाले न्यूज़पेपर में ये लोग नोटिस दे देते हैं। ओके, और इसमें इन लोगों ने लिखा है कि जिन लोगों को ये पढ़ना है, इंस्पेक्शन करना है, उनके लिए ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स we have kept the books open at register office। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो उनको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से भेजने की जरूरत नहीं है। ओके, उनके लिए इंस्पेक्शन अलाउड है, पर इंस्पेक्शन करने के लिए हम उनको न्यूज़पेपर के थ्रू नोटिस देंगे। We will give them notice through newspapers। कौन से न्यूज़पेपर में? जो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे है, वहां पे सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाले न्यूज़पेपर में वो लोग एडवर्टीजमेंट दे देंगे। उसमें क्या लिखा होगा कि आपको अगर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंस्पेक्शन करना है तो आप बिजनेस आवर्स के दौरान आ सकते हो हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस पे। ओके, आप खुद भी आ सकते हो या आप किसी प्रॉक्सी को भी भेज सकते हो। ये ऊपर ऑलरेडी जो हमने पढ़ा है वही लिखा हुआ है। okay? तो अभी तक था कि कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग भेजेंगे, ये वो सब बातें हमने कि किसको भेजेंगे। अभी मैनर ऑफ सर्कुलेशन जो हमने थोड़ा बहुत ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, तो ये किसको एप्लीकेबल है? लिस्टेड, दूसरा अनलिस्टेड। तो उसमें कंडीशन है आपका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए और आपका टर्नओवर 10 करोड़ से कम होना चाहिए, सॉरी ज्यादा होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड, ओके, जिनका शेयर होल्डिंग डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में है, जिनके शेयर्स डीमेट फॉर्म में है और जिनका ईमेल आईडी कंपनी के पास अवेलेबल है, उनको आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजोगे। ओके, अगर डीमटेरियलाइज्ड नहीं है, अदरवाइज देन बाय डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, मतलब फिजिकल कॉपी है। क्या फिजिकल कॉपी है? शेयर सर्टिफिकेट। तो जिन लोगों ने पॉजिटिवली कंसेंटेड इन राइटिंग, मेरा शेयर फिजिकल फॉर्म में, मेरे पास शेयर्स हैं पर पेपर फॉर्म में है, और मैंने कंपनी को अपना कंसेंट दे दिया इन राइटिंग कि आप मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिकली भेजोगे तो चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और इसके लिए मैंने अपनी सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी, तो उनको भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजा जाएगा। एंड in any other case by dispatch of physical copies, मतलब जिसका ईमेल आईडी या तो अवेलेबल नहीं है या तो जिनकी शेयर डीमेट फॉर्म में नहीं है,
और उन्होंने कंपलसरी बोला है कि हमको तो फिजिकल कॉपी ही चाहिए, मतलब उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक के लिए कंसेंट नहीं दिया है, then they would be given copies to any recognized mode of delivery. पोस्ट होता है, स्पीड पोस्ट होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट होता है, कुरियर होता है, these are all recognized modes of delivery. उसके फॉर्म में आपको सर्कुलेट किया जाएगा। okay? तीसरा प्रोविजन रोमन लेटर 3, इट टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रावेंशन। अगर आपने लिखे हुए प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया तो कंपनी को 25,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा और ऑफिसर ऑफ द कंपनी को 5,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा। कंपनी के लिए 25,000 रुपए, कंपनी के हर एक ऑफिसर के लिए 5,000 रुपए। जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, हर एक ऑफिसर मतलब जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उनको 5,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा। ओके, सेक्शन 8 कंपनीज अगर शॉर्ट टर्म नोटिस पे है ना, 21 डेज से कम, 14 डेज के नोटिस पे अगर मीटिंग बुलाते हैं तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वो 14 डेज पहले देंगे तो चलेगा। या तो जहां पे 95% शेयर होल्डर्स ने अग्री कर दिया था ना, 95% ऑफ शेयर कैपिटल, और जहां पे शेयर कैपिटल नहीं है वहां पे 95% ऑफ वोटिंग पावर, इन लोगों ने बोला कि आप 21 डेज वाला प्रोविजन फॉलो नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप उससे कम टाइम पीरियड के लिए नोटिस दोगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यस सर। Okay. It has also been clarified that in case of foreign company which is not required to get its accounts audited, okay, and which does not get such accounts audited, the holding of parent Indian company may place or file such unaudited financial statement. Okay, वो unaudited financial statement रखेंगे तो भी चलेगा, but make sure कि जो फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स है फॉरेन सब्सिडरी का, टू द एक्सटेंट पॉसिबल वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उनका फॉर्मेट नहीं है तो कहां पे डेविएशन है और वो डेविएशन क्यों है, उसका रीजन बता के एक स्टेटमेंट लिख दोगे तो भी चलेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉरेन कंपनी है, उनको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने अपने अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल किया तो भी चलेगा, इट इज फाइन। ओके, बट इट इज इंटेंडेड दैट द फॉर्मेट ऑफ फॉरेन सब्सिडरीज, जो उनका अकाउंटिंग का फॉर्मेट है, should as far as possible should be in accordance with the Companies Act. अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कहां पे डेविएशन है और वो डेविएशन क्यों है, उसका एक रीजन बता के लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके, टू फाइल कॉपीज ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी को हम क्या करने वाले हैं, फाइलिंग। जो भी डॉक्यूमेंट हमने एजीएम में प्लेस किए हैं, whatever documents we have placed in the AGM, they are supposed to be filed with the registrar. उसके लिए भी टाइम लिमिट है ना, विद इन 30 डेज। 30 डेज कॉमन है, सिचुएशंस बदलती रहेंगे, क्या याद रखेंगे, 30 डेज कॉमन है बट सिचुएशंस बदलती रहेंगी। क्या सिचुएशन से देखते हैं, जहां पे एजीएम हो गया, हेल्ड का मतलब क्या हो गया, दैट एजीएम इज कंडक्टेड ड्यूली कन्वेन्ड, जो उनका गिवन टाइम फ्रेम था उसमें एजीएम हो गया, तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो भी प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स व्हिच वर लेड इन द एजीएम, जो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने एजीएम में ले किया था
मेंबर्स के सामने रखने के लिए और वो अडॉप्टेड हो गया, मैंने आपको आगे नंबर ऑफ टाइम्स बताया हुआ है, अप्रूव्ड एंड अडॉप्टेड, है ना। तो अप्रूव कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अडॉप्टेड कहां पे होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में। मीटिंग हो गई, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे थे उसको अडॉप्ट कर लिए गए, दे आर अडॉप्टेड, मतलब फाइनलाइज, खत्म। Then within the date of within 30 days from the date of AGM, you have to file the statement with ROC. In case the financial statements are not adopted in the AGM or adjourned AGM, then again you have to file. भले चलो adopted नहीं है, okay, बट फिर भी आपको 30 डेज के अंदर अंदर तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करना ही पड़ेगा आरओसी के पास। आरओसी बोलेगा हम इसको प्रोविजनल मानते हैं, मतलब ये फाइनल नहीं है, हम क्या मानेंगे? ये प्रोविजनल है। चलो, ऐसा हुआ कि एजीएम में वो अडॉप्ट नहीं हुआ, इट इज नॉट अडॉप्टेड इन द एजीएम बट इट इज अडॉप्टेड इन द एडजर्न्ड एजीएम। एजीएम को अर्जन करना पड़ा और जो पोस्टपोन वाला एजीएम था उसमें अडॉप्ट हो गया, तो उससे 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, ये हो जाएगा फाइनल। जो पहली एजीएम पे अनअडॉप्टेड था वो प्रोविजनल माना जाएगा, आरओसी विल कंसीडर इट एज प्रोविजनल, और अर्जेंट एजीएम पे कंफर्म हो गया तो वो फाइनल हो जाएगा। दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करना है, ओके। तीसरा, where the AGM is not held, ओके, तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्लस एजीएम क्यों नहीं हुआ, why you were not able to keep the AGM in the given time frame, ये दोनों चीजें, प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज द रीजंस फॉर नॉट होल्डिंग द एजीएम शुड बी सबमिटेड टू आरओसी, बट कब? द डे ऑन विच लास्ट डे ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। जिस दिन एजीएम होना चाहिए था उसके 30 डेज के अंदर अंदर। नॉर्मली एजीएम कब होना चाहिए? 6 months from the end of financial year, मतलब 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तो 30 सितंबर तक आपका एनुअल जनरल मीटिंग हो जाना चाहिए। यहां से लेके 30 डेज के अंदर अंदर आपको कंपलसरी आरओसी को प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स और वो क्यों सबमिट एजीएम क्यों नहीं हुआ उसका रीजन आपको बताना पड़ेगा। ये आपका पूरा सेक्शन 137 हो गया, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद आरओसी।